नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस। और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है आज आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, समझेंगे बेटा इसको। तो देखिए क्या है, ये एक प्रकार का सिस्टम है, निकाय है, जो आपके दो अत्यंत सूक्ष्म आवेशों से मिलकर बना होता है। मैं फिगर के माध्यम से समझाना चाहूँगा इसको। देखिएगा बेटा, क्या है ये, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक निकाय है। हमने कहा एक सिस्टम है जो दो बराबर परिमाण के, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, प्लस और माइनस सिर्फ इसकी प्रकृति बताते हैं। आवेश को हमने पढ़ा था कि आवेश दो प्रकार का है, दो प्रकृति का होता है। तो ये ऋणावेश और धनावेश है, लेकिन परिमाण में बराबर है, Q ही है। और फिर देखते हैं इनका मध्य बिंदु क्या है, O है, ये मध्य बिंदु है इसका, और मध्य बिंदु O है तो इसका इधर डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल एल, इधर भी स्मॉल एल है। तो मतलब कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, गौर समझिएगा, इसी फिगर से पूरी डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो आवेश दिख रहे हैं ना, दो बराबर परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है, जो कि एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। यह दूरी बहुत ही माइन्यूट होती है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो एक बार फिर पढ़ेंगे बेटा, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है, जो कि एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। क्लियर है। इसी का नेक्स्ट टॉपिक जो है, बिल्कुल छोटा सा इसमें चेंज करेंगे हेडिंग में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है ये, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बिल्कुल समझेंगे इसको भी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पीछे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, P इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखिएगा, P इक्वल्स Q इंटू 2L। ये फॉर्मूला बस ध्यान देना है, Q इंटू 2L। अब देखिएगा P क्या है, मैं इनका नाम बता दूं आपको, बस इसी परिभाषा में आएंगे। P क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। Q क्या है, चार्ज है, ठीक है। और 2L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या है ये, डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे फॉर्मूला डिफरेंस समझेंगे। P इक्वल्स Q इंटू 2L। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। Q क्या है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड 2L डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दोनों चार्ज या दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो कह सकते हैं किसी एक आवेश के परिमाण, क्या है Q, किसी एक आवेश का परिमाण है ना, किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देम है। तो क्या कहेंगे, किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। क्लियर है ना। किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बिल्कुल शार्ट डिफिनेशन है। फार्मूला आपको याद रखना है एक लाइन का, P इक्वल्स Q इंटू 2L। क्लियर है ना, P इक्वल्स याद रखना है आपको Q इंटू 2L, और इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। अब चूंकि हमने इस पे वेक्टर लगाया हुआ है, आप देखिए गौर से, P के ऊपर क्या लगा है, सदिश लगा हुआ है। इसका मतलब कह सकते हैं यह एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन जो होती है
निगेटिव से पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। क्लियर? पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव, उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान क्या देना है? P इक्वल Q इंटू 2L। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 2L क्या है? लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर? चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक है जो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, इसके दो केस बनते हैं। क्या होता है? दो केस बनते हैं। इसका जो पहला केस होता है केस फर्स्ट, तो उसमें क्या होता है? एक्सियल पोजीशन होती है आपकी, इसमें होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में, और जो दूसरा नेक्स्ट होता है वो आपका होता है निरक्षी स्थिति में। ठीक है, तो हम पहले चर्चा करेंगे इसकी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो जो पहला केस है इसका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का, तो केस फर्स्ट है अच्छी स्थिति, या हम कह सकते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन या इसे को हिंदी में कहते हैं अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति में हम चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा, हम पहले वैद्युत द्विध्रुव का फिगर बनाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा फिगर क्या बन गया है? वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव में आपने क्या पढ़ा है कि एक ऐसा निकाय है जो दो परिमाण में बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी अल्पतम होती है। हमेशा हम 2L डिस्टेंस मानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। अब मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसके मध्य बिंदु O से, ध्यान दीजिएगा, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु K है। K मान लेते, कोई पॉइंट मान सकते हैं आप। एक बिंदु K है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर? अब इस बिंदु K पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। कहीं भी हमें वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता गणना करनी होती तो क्या करते हैं? हम उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0। तो मान लेते हैं कि बिंदु K पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 है। अगर यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 है, धन परीक्षण आवेश है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक तरफ आपका ऋणावेश है, एक तरफ धनावेश है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव के +Q आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है, और तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। ध्यान देंगे यहाँ पर चूंकि क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के इस किनारे पर जो +Q आवेश है, तो इस +Q आवेश का यहाँ पर धन परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और फोर्स की डायरेक्शन ही क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है। इट मींस जो +Q कूलाम के आवेश के कारण बिंदु K पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1। इस पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं B और इसको A मान लेते हैं, तो B से K की ओर होगी। क्लियर? समझिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल है ये, जिसका एक कॉर्नर A दूसरा कॉर्नर B है। बिंदु A पर -Q कूलाम का आवेश है तथा बिंदु B पर +Q कूलाम का आवेश है। इसके मध्य बिंदु O से, गौर कीजिएगा, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु K है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु B पर उपस्थित +Q कूलाम के आवेश के कारण बिंदु K पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, जिसकी डायरेक्शन होगी आपकी B K की दिशा में। सेम कंडीशन वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु A पर उपस्थित -Q कूलाम के कारण बिंदु K पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि यहाँ पर भी अगर चार्ज है तो यहाँ पर भी तीव्रता होगी। अब चूंकि यहाँ पर क्या है,
क्यू कूलाम का आवेश है। यहाँ पर अगर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट पर चर्चा करें तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी उसको हम E2 से डिनोट करेंगे और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी आपकी K से A की ओर। क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी K2A और इसकी डायरेक्शन होगी आपकी B2K या A2K कह सकते हैं। क्लियर? तो चूंकि हमें बिंदु K पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता चाहिए, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जब चाहिए तो हम इन दोनों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, यानी कि सदिश योग कर देंगे। चलिए चर्चा करते हैं बिंदु K पर प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E1 की जो वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा, क्या होगी? तो 1/4πε0। अब चार्ज यहाँ पर क्या है? Q डिवाइडेड बाई, फार्मूले में हमने R स्क्वायर पढ़ा था बेटा, वो R कुछ नहीं था, बिंदु आवेश के बीच की दूरी थी। तो यहाँ से यहाँ की दूरी फिगर में एक बार फिर समझेंगे, मैं डिस्टेंस आपको एक बार क्लियर करा दूं। इस पॉइंट से लेकर के इस K तक की दूरी गौर से समझिएगा क्या होगी। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है? देख पा रहे हैं आप? R है, हमने पहले लिख दिया है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु K है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R है। और इस बिंदु O से इस बिंदु B तक की डिस्टेंस जो है यहाँ तक हमने फिगर में दर्शाया है कितनी है? L है। तो ये कितनी बचेगी? बोलिए कितनी बचेगी? अरे भाई टोटल R थी और L निकल गई तो कितनी बचेगी? बोलो R माइनस L। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी क्या हो जाएगी? R माइनस L। क्लियर? सेम कंडीशन जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R है और ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगी L, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? R प्लस L। तो जब हम वैद्युत ध्रुव के प्लस क्यू कूलाम के कारण बिंदु K पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो E1 = 1/4πε0 Q अपान ये डिस्टेंस क्या होगी? R माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ, डायरेक्शन पे गौर कीजिएगा। डायरेक्शन किधर होगी इसकी? डायरेक्शन होगी इसकी B से K की ओर, लिखा है ना? तो डायरेक्शन लिख सकते हैं आप इसमें, B से K की ओर लिख सकते हैं या O से लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखिए O से K की दिशा में। क्लियर? इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब लिखेंगे वैद्युत ध्रुव के माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु K पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हमने E2 से डिनोट किया है, ये आपका हो जाएगा E2 = 1/4πε0। चार्ज अभी भी Q ही है, Q अपान इस बार डिस्टेंस क्या होगी? R प्लस L हो जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इस बार? E2 की डायरेक्शन इधर है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? K से O की ओर लिख दीजिए, K से O की ओर। इसे इक्वेशन सेकंड। अब चूंकि हमें इस वैद्युत ध्रुव के कारण बिंदु K पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो लिखेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण बिंदु K पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E = वेक्टर E1 प्लस ऑफ वेक्टर E2। ध्यान दीजिएगा, सदिश में हमेशा योग होता है, ठीक है, कभी भी घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, हमें E1 से E2 को ऐड करना है, जोड़ना है। तो अब ये देखिएगा E1 की डायरेक्शन किधर है? लिखा हुआ हमने O से K की ओर। E2 की किधर है? K से O की ओर, रिवर्स है। तो अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें साइन भी चेंज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करते हैं, सदिश दिशा चेंज करते हैं, तो उसका चिन्ह भी बदल जाता है, यानी प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो जाता है। तो अब बात ये आती है कि हम E1 से E2 को सब्ट्रैक्ट करें या E2 से E1 को। चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, देख रहे हैं आप E1 = 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में R माइनस L है, मतलब एक छोटी राशि है, किसकी तुलना में? R प्लस L की तुलना में। किसी भी भिन्न का अगर हर छोटा होता है तो वह भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है। कहने का मतलब E1 की वैल्यू टोटल बड़ी आएगी E2 की तुलना में, तो हम E1 से E2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन जब करेंगे तो यहाँ से आएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = अब यहाँ पर हम चूंकि सेम दिशा जब हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका E1 माइनस ऑफ E2। माइनस क्यों किया? क्योंकि E2 की डायरेक्शन चेंज थी, हमने इसी डायरेक्शन में रखा तो इसका दिशा बदलने पर चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर? अब ये सेम डायरेक्शन पे हो गए E1 माइनस E2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 का मान रखेंगे। जब E1 व E2 का मान रखेंगे तो निकल के आते हैं हम इधर लेकर के यहाँ से, तो क्या आएगा? E = 1/4πε0। हाँ, E1 का मान क्या है?
क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ई टू का मान क्या है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अब। तो इसमें देख रहे हैं एक चीज आप 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन खींच लेंगे। जब कॉमन खींचेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, नोट करते जाइएगा। कॉमन खींचने के बाद क्या निकल के आएगा E इज इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा आपका माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके इसको और सॉल्व करेंगे। जब और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम से आएगा E इक्वल्स 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, तो ऊपर आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। छोटा सा कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स का, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। माइनस इधर आएगा आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब ये होल स्क्वायर है, चाहे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप दिख रहा है तो क्या होती है बेटा आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे इस पर आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो क्या आएगा आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा आर प्लस एल माइनस, और जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो आर प्लस एल। डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखें इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है इसका, ये आप लोग अलग से रफ में कर सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ तक सॉल्व किया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये एल माइनस का है, ये एल प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप आर माइनस का आर प्लस का ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब नेक्स्ट लाइन सॉल्व करेंगे तो आर प्लस आर क्या आएगा 2r, एल प्लस एल क्या आएगा 2l, दोनों मल्टीप्लाई में है ना। देखिए क्या क्या आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इस ब्रैकेट में क्या आया है 2r, तो इंटू 2r, इस ब्रैकेट में क्या आया है इंटू 2l, और कुछ बचा डिनोमिनेटर में बचा है आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे Q इंटू 2l, जरा इसको अगर हम पास पास रख लें तो Q इंटू 2l ये क्या है, अरे फिगर में चलते हैं ना। Q क्या है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण है, और 2l क्या है दोनों के बीच की दूरी, l प्लस एल 2l हो जाएगी ना। तो हमने पीछे पढ़ रखा है किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जो कि एक सदिश राशि है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। मतलब इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं, तो ये बचेगा 2r। तो नेक्स्ट लाइन देखिएगा क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद ये आपका बनेगा E इज इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2l क्या लिख देंगे P लिख देंगे, और ये 2r पहले सीखा रहेगा, तो P इंटू 2r। P क्या है सदिश राशि है, ये चिन्ह लगा देंगे, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको निकल के आया किसका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एक चीज हमने कहा है जब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा रहे थे कि दोनों आवेशों के बीच अल्पतम दूरी, मतलब L क्या हो 2l ही अल्पतम दूरी होती है, और अगर 2l अल्पतम दूरी है तो जो स्मॉल l होगा वो बहुत छोटा होगा। मतलब कह सकते हैं r इज टू मच ग्रेटर देन l, मतलब r का मान l की तुलना में बहुत बड़ा है, देन l स्क्वायर टेंड्स टू 0, मतलब हम l स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। जब l स्क्वायर को नगण्य कर देंगे तो ये निकल के आएगा आपका E इज इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं 2pr डिवाइडेड बाई, अब चूंकि l स्क्वायर को हमने नगण्य कर 0 कर दिया है तो ये r स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो ये r की पावर 4 बन जाएगा। इस r की पावर 4 से इसका एक r कैंसिल होगा, तो
तो ये आपका नेक्स्ट लाइन में जो बनेगा देखिएगा क्या आ रहा है सॉल्व करने पर, और यही आपका लास्ट होगा। वेक्टर E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान, यहाँ क्या हो जाएगा r³। ये है आपका फार्मूला वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एक बार फिर मैं रिवाइज कराना चाहूँगा। सबसे पहले माना एक वैद्युत ध्रुव AB जो कि -q कूलाम, ठीक है मैंने पहले बनाया था, -q कूलाम तथा +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। मैंने इसलिए LL दिखा दिया है कि डिस्टर्ब ना हो। मध्य बिंदु O है जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस बताई थी कितनी है, ये स्मॉल r। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है यहाँ पर K, बोलते जाया करो बेटा, एक बिंदु K है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए माना बिंदु K पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब वैद्युत ध्रुव के बिंदु B पर स्थित +q कूलाम आवेश के कारण बिंदु K पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, E1 की हमने गणना की थी। E1 इक्वल टू क्या निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K डिवाइड बाई r-l का होल स्क्वायर। ये r-l और r+l बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा भाई। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है r है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, फिगर पहला था l है। तो जब r में l चली गई तो कितनी बची r-l। तो क्या निकल के आया E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r-l का होल स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन, वैद्युत ध्रुव के बिंदु A पर स्थित -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु K पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो E2 इक्वल क्या हो जाएगा, E2 इक्वल्स आपका निकल के जो आएगा मैं फिर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा। तो E2 ये आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई, ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस फिर से याद दिला रहा हूँ कितनी है r है, और यहाँ से यहाँ कितनी है l है। जब टोटल बात करेंगे तो क्या हो जाएगा r+l, तो यहाँ निकल के आएगा r+l का होल स्क्वायर। सिर्फ यही दो इक्वेशन है, दो ही कॉन्सेप्ट है बेटा। एक बार E1 की गणना करनी है, एक बार E2 की गणना करनी है। अब E1 और E2 में डिस्टर्ब सिर्फ कितना है, एक में नीचे रहेगा r-l, दूसरे में रहेगा r+l। कुछ नहीं करना, इसके बाद एक ही चीज लिखनी, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, या कह सकते हैं वैद्युत ध्रुव के कारण बिंदु K पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और लिखेंगे यहाँ पर आप E इज इक्वल्स टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो व्यंजक मिलेगा निकलेगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r3। ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसका निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा फार्मूला उसका अभी से मैं बता दे रहा हूँ। ये जो आपने यहाँ पर 2p अपान r³ पढ़ा है, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, उसमें p अपान r³ हो जाएगा। क्लियर है ना, उसको आप स्वयं पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने पढ़ा है अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r³। क्लियर।